Hello students, welcome to Educrux. I am Ritika and today in this class we are going to discuss the most important questions which have a high probability in coming to your exam which is CUET UG examination। और आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिकली एक चैप्टर से रिलेटेड होंगे जिस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। इससे होगा ये कि आप अपना चैप्टर पढ़ लीजिए, आप चैप्टर को स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए और उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपको जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो आप खुद अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, कितना आपने दिमाग में रिटेन किया है या फिर कितना आपने रिटेन नहीं कर पाए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज राइजिंग ऑफ डो इज ड्यू टू। जो हमारा आटा होता है वो आटा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। वो आटा फूल जाता है, क्यों फूलता है, किसकी वजह से फूलता है? ऑप्शंस हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ यीस्ट, प्रोडक्शन ऑफ CO2, एमल्सिफिकेशन या फिर डी ऑप्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हीट फ्लावर स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। और करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जिस वजह से डो जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास जो डो है वो हमारे पास साइज में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2 जो है वो प्रोड्यूस हुआ क्योंकि हमने क्या ऐड किया, हमने यीस्ट का एडिशन किया। अगर राइजिंग पूछा जाता है, यीस्ट का एडिशन तो होता है हमारे पास, उसी के साथ CO2 की जो प्रोडक्शन है स्पेसिफिकली राइजिंग पूछा गया आपसे, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में क्योंकि इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपको लगेगा ऑप्शन ए जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ यीस्ट, ये भी करेक्ट है, लेकिन यीस्ट मल्टीप्लीकेशन से डो राइज थोड़ी होता है। यीस्ट तो रिप्रोड्यूस करेगा, उससे कोई डो राइज थोड़ी होगा। डो जो है हमारा, जो आटा है वो हमारा राइज होगा जब CO2 की प्रोडक्शन होगी, जब CO2 की प्रोडक्शन होगी। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA इज। एक ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करे फ्रॉम द एंड्स ऑफ द DNA। ये हमारे पास DNA सेगमेंट है, इस एंड से जो कट करता हो, ठीक है। सिंपली पूछा है न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करे एंड से, उसको हम क्या बोलते हैं ऐसे एंजाइम को? एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, DNA लाइगेज या फिर HindII। ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है एक्सोन्यूक्लियस। यस, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस जो है हमारे पास क्या है? एंडोन्यूक्लियस जो है, एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा जो DNA सेगमेंट है इसको ये अंदर की तरफ से कट करते हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस करेंगे स्टिकी एंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, काइंडली रिमेंबर इट। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास ब्लंट एंड्स। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ब्लंट एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म्ड एज। क्या हुआ? एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास, फर्स्ट बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया, इससे इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ वेक्टर लाइक वायरस। कोई वेक्टर लाइक वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। इसका DNA मटेरियल यहाँ से इसके थ्रू ये ट्रांसफर जो है वो इस वेक्टर लाइक वायरस के थ्रू हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसलेशन। इसको हम बोलते हैं ए ट्रांसडक्शन, ठीक है। जब बैक्टीरियोफाजिस का इस्तेमाल हो, बैक्टीरियोफाजिस जहां पे भी वायरस का इस्तेमाल हो जाए वहां ट्रांसडक्शन आएगा। कॉन्जुगेशन में तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन में हमारे पास कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है दो बैक्टीरिया में एक्सचेंज कराने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा एक ही सेल है वो दूसरी सेल से ट्रांसफॉर्म होगी। और ट्रांसलेशन तो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट।
करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, ट्रू फोल्स, यस नो, करेक्ट इनकरेक्ट में स्पेसिफिक ध्यान देना है आपको, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए सेपरेटेड बाय एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को सेपरेट किया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, बी ऑप्शन डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, ऑप्शन डी इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट। क्लियर, हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, ये हमारे पास वेल्स थे, यहाँ से हमने डीएनए जो थे उनकी हमने लोडिंग कर दी, यहाँ से हमने जो डीएनए थे उनकी हमने लोडिंग कर दी, ये हमारे पास लार्जर फ्रेगमेंट्स बच गए और यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स थे वो फ्रेगमेंट आउट हो गए, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे मूव करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नेगेटिव चार्ज है हमारे पास डीएनए, पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास एनोड, पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास एनोड। क्लियर, ये हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरीके से मूव करता है। अब इन फ्रेगमेंट्स को, ये सेपरेट आउट हो गए हैं, इनको देखने के लिए हम नॉर्मल आई से इनको नहीं देख सकते, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, इनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ये जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है, ठीक है, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, इसको हम देखेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड जो है ये हमारी सीन होगी डीएनए के लिए, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड जो स्टेन है वो हम यूज करते हैं डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन हमने यूज किया, फिर भी हम उसको विजिबल लाइट में नहीं देख सकते, हमने डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ेगा और हमें उसको, जो हमारा जेल है उसको हमें यूवी एक्सपोजर के अंदर रखना पड़ेगा, फिर हम उस जेल को देख पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन ओनली अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट में तो नहीं देख पाएंगे। दो ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद पूछा कि इथिडियम ब्रोमाइड तो यूज होगी, हाँ यूज होगी, लेकिन यहाँ पे विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में नहीं होगा, यूवी लाइट में होगा, तो ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो रेस्ट्रिक्शन जो वर्ड है उस वर्ड का क्या मतलब है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे होते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है, जो कि कट करते हैं डीएनए को। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशंस ओनली, सी prevention of the multiplication of bacteriophage in bacteria, or D all of the above, and the correct answer to this question is D all of the above। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करता है, किन चीजों में हेल्प करता है, ये हमारा ये करेगा, और क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए बाय द एंजाइम, डीएनए है इसको क्लीव करेगा, कहाँ से क्लीव होगा, तो शुगर फॉस्फेट की जो हमारी बैकबोन होगी, शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन प्रेजेंट होती है उसको क्लीव करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, करेक्ट बात है। बी है कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पोजीशंस ओनली, हाँ, क्योंकि जो न्यूक्लियसेस है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक रिकग्निशन साइट जो है उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होती है या फिर पैलिंड्रोमिक रिपीट्स में प्रेजेंट होती है। सी प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाजेस इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोफाज है उसके मल्टीप्लिकेशन को भी रोकता है, क्योंकि अगर हमारे पास ये बैक्टीरिया है और इसमें कोई बैक्टीरियोफाज जो है वो एंट्री ले रहा है, ठीक है, वो एंट्री ले रहा है, ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए एंट्री लेगा, ठीक है, ये फॉरेन डीएनए है बैक्टीरिया के लिए, तो ये फॉरेन डीएनए ही है ना, तो जब बैक्टीरिया के लिए फॉरेन डीएनए इसको कट कर देंगे, इस फॉरेन डीएनए को आते ही क्या हो जाएगा, ये फॉरेन डीएनए जो है वो कट कर दिया जाएगा, ये फॉरेन डीएनए आपका कट कर दिया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, ये कट कर दिया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, जिस वजह से क्या होगा, बैक्टीरियोफाजेस की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, बैक्टीरियोफाजेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, इसी वजह से तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन डी द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Moving on to the next question, sixth question, which says a recombinant DNA molecule
कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं किसकी एब्सेंस में? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एब्सेंट हो, डीएनए लाइगेज एब्सेंट हो, डीएनए फ्रेगमेंट एब्सेंट हो, या फिर ई कोलाई एब्सेंट हो, कब बनेगा? करेक्ट आंसर इसका आंसर नंबर डी, ई कोलाई। ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो हमें चाहिए। ठीक है, हमें स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो चाहिए टू क्लीव द डीएनए, क्लीव द डीएनए। ठीक है, लाइगेज चाहिए ज्वाइन करने के लिए। डीएनए फ्रेगमेंट तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहले तो डीएनए फ्रेगमेंट होना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रोसेस में। हमने प्रोसेसिंग के 6 स्टेप्स पढ़े थे, 6 स्टेप्स में से पहला ही स्टेप था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए फ्रेगमेंट तो होना ही चाहिए। ई कोलाई ना हो तो भी चलेगा, ई कोलाई की बैक्टीरिया हम कोई और बैक्टीरिया यूज कर लेंगे, ई कोलाई की जगह हम कोई और बैक्टीरिया कोई और वेक्टर भी तो यूज कर लेंगे, ई कोलाई ना हो तो भी चल जाएगा काम। लेकिन ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेशन डीएनए या फिर आरडीटी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ठीक है, साइंस बायोलॉजी तो आप चैप्टर का नाम आ गया गलती से। ठीक है, इसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, द एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है। किस बेस पे सेपरेट करेंगे? चार्ज पे, साइज पे, चार्ज टू साइज रेशियो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। किस बेसिस पे वो सेपरेट करता है? ऑप्शन नंबर बी, साइज ओनली। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे पास ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने लोड किया, यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होंगे लार्ज फ्रेगमेंट और नीचे जो है नीचे प्रेजेंट होंगे हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, नीचे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। छोटे फ्रेगमेंट जल्दी से मूव कर जाएंगे, बड़े फ्रेगमेंट्स ऊपर रह जाएंगे। क्लियर? 8th क्वेश्चन हमारा कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर। हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, करते ही हैं और यूज कर भी सकते हैं। तो कौन सा इसमें तब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसमें जिस वजह से इसमें सूटेबल कैंडिडेट है? कोई तो ऐसा फीचर होगा जिसकी वजह से ये एक सूटेबल कैंडिडेट है कि हम प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज कर पा रहे हैं। ऑप्शंस आपके, पहला ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अ सिलेक्टेबल मार्कर, सी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट्स प्रेजेंट है, या फिर डी इसका साइज। ठीक है, कौन सा इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि सिलेक्टेबल मार्कर और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स तो और जगह भी प्रेजेंट है, लेकिन ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हर जगह प्रेजेंट नहीं होता। बहुत लिमिटेड जगह है जहाँ पे ORI प्रेजेंट होता है या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारा प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाइल आइसोलेटिंग द डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट यूज्ड। हमने क्या किया? हमने बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को क्या किया? आइसोलेट किया। कौन से एंजाइम्स यूज हुए? ठीक है, आपको वो पता होगा तो आप बता पाओगे कौन सा एंजाइम नहीं यूज हुआ। इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। नॉट यूज्ड पूछा है, लाइसोजाइम, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस या फिर प्रोटीएज, कौन सा एंजाइम इनमें से यूज नहीं हुआ है? और आंसर आपका सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। क्योंकि अगर आप ये एंजाइम यूज करोगे तो ये तो डीएनए को ही कट कर देगा, डीएनए को ही क्या कर जाएगा? डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। तो लेकिन हमें तो चाहिए डीएनए, हमें डीएनए तो एक्सट्रैक्ट करना है, हमें बैक्टीरिया से डीएनए तो आइसोलेट करना ही है। अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे तो डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें डीएनए नहीं मिल पाएगा। क्लियर? लाइसोजाइम हम यूज करते हैं क्योंकि ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसको डाइजेस्ट करता है। क्लियर? राइबोन्यूक्लियस यूज करते हैं क्योंकि ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है, ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएजेस हम यूज करते हैं क्योंकि ये जो प्रोटीएजेस हैं ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे। इसी वजह से नॉट यूज्ड पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड PCR। इनमें से कौन सी चीज है जिसने पॉपुलर किया है PCR को? PCR इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
Options are easy availability of DNA template, availability of synthetic primers, availability of cheap deoxyribonucleotides या फिर availability of thermostable DNA polymerase। thermostable DNA polymerase कौन सा हमारा? टैग polymerase। ठीक है, याद रखिए टैग polymerase है। किससे ऑप्टेन होता है हमें? थर्मस एक्वाटिकस से हमें ये क्लियर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें आंसर नंबर डी, अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ये तो नॉर्मल फीचर्स है, डीएनए टेम्पलेट हमें मिल जाएगा, प्राइमर्स भी हम बना लेंगे और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी हमें मिल जाएंगे, सारे फीचर्स तो नॉर्मल हैं। लेकिन ये सब चीजें हम बना सकते हैं, सिंथेटिकली अवेलेबल हैं। लेकिन जो पॉलीमरेज है, किसी एंजाइम की एक्टिविटी, कोई एंजाइम है पर्टिकुलर, उस एंजाइम को हम नहीं बना सकते सिंथेटिकली। इसी वजह से किसी ऐसे एंजाइम की प्रेजेंस हमें चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर में काम कर सके या फिर जो क्या हो, हीट स्टेबल हो, हीट में वो डीनेचर ना हो। इसी वजह से टैग पॉलीमरेज जो है, जो हमें थर्मस एक्वाटिकस से मिलता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ। हमारे पास एक वेक्टर है और उसमें एक रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, किसके सिलेक्शन में हेल्प करेंगे? कॉम्पिटेंट सेल्स की सिलेक्शन में, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में, रिकॉम्बिनेंट सेल्स में या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। बाकी तीनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इन तीनों का डिफरेंस। कॉम्पिटेंट सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कॉम्पिटेंट हो, जो कि ऐसा हो जो इजीली फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर पाए, इजीली एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए या फिर फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, वो होगी हमारे कॉम्पिटेंट सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल हमारी होगी कि जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, रिकॉम्बिनेंट सेल जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी तक सिर्फ रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जो लाइगेज, जो डीएनए लाइगेज ने जो ज्वाइन किया था, लाइगेज ने जो एंजाइम ज्वाइन किए थे वो हुआ था, रिकॉम्बिनेंट हुआ है। ठीक है, क्लियर। नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर हमारे पास बी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। क्लियर। 12th क्वेश्चन हमारा कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। हीट शॉक मेथड जो है, जो पहला मेथड है जिसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, क्या बनाने के लिए? कॉम्पिटेंट सेल्स को बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्लियर। ऑप्शंस है बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, या फिर अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल्स वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर सी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हीट शॉक प्रोटीन हम यूज करते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के लिए। कॉम्पिटेंट सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जो कि इजीली रेडिली एक्सेप्ट कर ले फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को। क्लियर। इसमें क्या होगा हीट शॉक ट्रीटमेंट में, जो डीएनए अपटेक होगा ट्रांजिएंट पोर्स के थ्रू, वो बहुत इजी हो जाएगा। हमारे पास जो बैक्टीरियल वॉल है इसमें क्या बन जाएंगे, इसमें हमारे पास पोर्स बन जाते हैं। इसमें पोर्स बन जाएंगे तो बाहर इन्वायरमेंट में जो ये डीएनए प्रेजेंट है वो डीएनए इजीली अपटेक हो जाएगा, इजीली अंदर चला जाएगा। क्लियर। कब होगा? जब हम इसको देंगे हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन बाइंडिंग ऑफ द डीएनए टू सेल वॉल, ये तो नहीं, सेल वॉल से थोड़ी बाइंड होगा डीएनए, सेल वॉल से बाइंड करके क्या करेगा, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है उसको। सेकंड है अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, नो, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स डीएनए के अपटेक में हेल्प नहीं करते हैं। क्लियर। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, याद कीजिए। सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, नो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के एक्सप्रेशन में हमारा हीट शॉक मेथड काम नहीं आता। हीट शॉक मेथड हमारा यूज होगा कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के लिए ही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट वांटेड टू क्रिएट अ कॉलोनी ऑफ ई कोलाई
ई कोलाई जो थी, ई कोलाई की कॉलोनी बनाना चाहता है, possessing the plasmid PBR322 sensitive to tetracycline. Which one of the following restriction sites would be used to ligate a foreign DNA? कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा फॉरेन डीएनए को लाइगेट करने के लिए, आपसे पूछा गया है। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आंसर नंबर ए, साल1। ठीक है, क्या है? साल1। ये हमारे पास PBR322 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास ओरी साइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओरी साइट प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, इधर हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है एक, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है साल, लेट मी चेंज द पेनकिलर, साल1, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी जगह है हमारे पास जहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारी प्रेजेंट है PU1 और PST1। ठीक है, ये PU1 वाली, ये चैप्टर का नाम है, इसको इग्नोर कीजिए आप, PU1। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे PUV1। ठीक है, PBU1। क्लियर? यहाँ पे ये प्रेजेंट है और उसके साथ साथ हमारे पास साल1 भी प्रेजेंट है। साल1 हमारे पास यहाँ पे जो बाम H1 है, यहाँ पे हमारे पास साल1 प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है साल1, क्योंकि हमने क्या यूज करना है? टेट्रासाइक्लिन वाला यूज करना है। इसके लिए आपको PBR का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, प्लीज इसको स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। ये आपकी NCERT जो है, आपकी NCERT में ये स्ट्रक्चर आपको मेंशन है। प्लीज गो थ्रू NCERT और ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं याद करना। ओरी तो होगी, ये तो बात है, वेक्टर में ओरी तो होगी। उसके बाद दो ये लोकेशन याद कर लीजिए, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली, और इनके साथ वाले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो इन दोनों के साथ हैं, वो दोनों याद कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटालाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज इन PCR रिएक्शन? टैग पॉलीमरेज जो है वो कौन सा स्टेप करता है? PCR में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आएगा डीनेचुरेशन का, डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप है हमारे पास अनीलिंग। थर्ड स्टेप है हमारे पास एक्सटेंशन। क्लियर? थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। पूछा है कौन सा स्टेप? फर्स्ट, डीनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट DNA, अनीलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट DNA, extension of primer end on the template DNA, या फिर D, all of the above. And the correct answer is C, extension of primer end on the template DNA. extension करता है हमारा टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज हमारा एक पॉलीमरेज है जो कि एक्सटेंड करेगा DNA के सीक्वेंस को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA that was generated using a human gene. ठीक है, however the transformed cell did not produce the desired proteins. हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज किया और ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन और जो ट्रांसफॉर्म सेल जो थी, ट्रांसफॉर्म सेल ने हमारा प्रोटीन नहीं बनाया। क्यों प्रोटीन क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हो सकता है, क्या रीजन है? ह्यूमन जीन में हैव इंट्रोन विच हैव बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस, अमाइनो एसिड कोडोन फॉर ह्यूमन्स एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट, या फिर ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म्ड बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया। कौन सा इनमें से एक करेक्ट रीजन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ह्यूमन जीन में हैव इंट्रोन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमन जीन में क्या होते हैं? इंट्रोन्स। हमारे पास जीन होगा, उसमें क्या होगा? इंट्रोन एक्सोन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। बल्कि जो बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये है हमारे पास ह्यूमन का और ये है हमारे पास बैक्टीरिया का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी? नॉट पूछा अगेन, रिमेंबर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, DNA लाइगेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर अलाइजा। इसका आंसर तो आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाइजा। अलाइजा क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज अलाइजा। ठीक है, ये तीनों चीजें तो हम RDT रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। अलाइजा जो है वो तो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन में काम आती है, हमारे पास RDT में काम नहीं आती है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन बायोटेक्नोलॉजी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या फंक्शन है बायोटेक में? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, क्लोनिंग ऑफ डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, फिर सिंथेसिस ऑफ cDNA फ्रॉम आरएनए, एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। ठीक है, ये ऑल दो इस चैप्टर में अगर आपको नहीं समझ आया तो आप जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस, वहां पे आपको ये समझ आएगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे काम आता है, वो कैसे cDNA बनाता है आरएनए से। ठीक है, वहां पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अभी नहीं है तो अभी के लिए आप समझ लीजिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है cDNA को बताना। cDNA क्या होगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूछा है, ध्यान दीजिए उसका क्या रोल है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, क्लोनिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए या फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। करेक्ट आंसर इसका आंसर नंबर सी, कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए तो हमारे पास क्या करता है? पीसीआर करता है। क्लोनिंग ऑफ डीएनए हमारे पास करता है, क्लोनिंग वेक्टर्स प्रेजेंट है हमारे पास, क्लोनिंग वेक्टर्स प्रेजेंट है। डीएनए की सिंथेसिस हमारी टैग पॉलीमरेज करेगा। क्लियर? तो कटिंग ऑफ डीएनए जो बच गया, कटिंग ऑफ डीएनए हमारा करेगा हमारे एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस हमारे डीएनए की कटिंग करेंगे जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है Which of the following is a technique used for DNA fingerprinting? DNA fingerprinting के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज आती हैं। पीसीआर क्यों काम आएगा? क्योंकि हमें कोई बाल मिल गया है ना, उस बाल से हमने क्या किया? डीएनए फ्रेगमेंट किया, उसकी हमने एम्प्लीफिकेशन किया, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जिससे कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें हेल्प मिलेगी। उसका फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इटसेल्फ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास या टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। सदर्न ब्लॉटिंग में हम ब्लॉट का पेपर का यूज करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज का यूज करेंगे जिससे कि हम एक ब्लॉट बनाएंगे जहां पे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, तो ये भी यूज आएंगे। देयरफॉर इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। ये सारी की सारी टेक्निक्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज की जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने बायोटेक जब पढ़ी, हमने वहां से स्टार्ट किया था कि बायोटेक में हम दो तरह की ब्रांचेस आ जाती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग में हम स्टरलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सारी ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि वेक्टर का फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर का फंक्शन पूछा है। एम्प्लीफाई करेगा डीएनए, कट करेगा डीएनए, क्लोन करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा इन सारे चारों ऑप्शंस में से? और इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास है आंसर नंबर डी, डीएनए को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, डीएनए को ट्रांसफर कहाँ से करेगा? अपने वेक्टर से, जहां हमें होस्ट में जो ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर हमारा करता है वेक्टर। जो वेक्टर है वो एज ए मिडलमैन, वेक्टर एज ए मिडलमैन काम करता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। डीएनए एम्प्लीफाई तो हमारा पीसीआर करेगा, कट करेगा हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और डीएनए को क्लोन तो हम अपने आप, जब रेप्लिकेशन होगा तब क्लोनिंग अपने आप हो जाएगी, जब वेक्टर उसको ट्रांसफर कर देगा होस्ट में। जब होस्ट की रेप्लिकेशन होगी तब हमारे जीन और प्रोडक्ट की भी रेप्लिकेशन हो जाएगी। क्लियर? तो आंसर हमारे पास आंसर नंबर डी। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। जो 20 मैंने आपके क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं आते होंगे मैंने उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया उस क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या कॉन्सेप्ट है, बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं वो भी आपको सब समझाया। आई होप आपको अच्छे से सब समझ आ रहा हो बच्चे। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप पूछिए हमसे, आपसे कनेक्ट कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू सो मच।